नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की किताब का नाम है कैट ओ नाइन टेल्स, जेफरी आर्चर द्वारा लिखित। आज हम देखेंगे इसका रिव्यू और सारांश। आइए तो देखते हैं इसके रिव्यू में क्या है। लेखक जब बिजनेस में दिवालिया हो गए थे तो अपना कर्जा चुकाने के लिए उन्होंने नॉट अ पेनी मोर नॉट अ पेनी लेस यह उपन्यास लिखा, जो एक ही साल में 17 देशों में बिक गया। यह नॉवल हिंदी में $1 मिलियन की हेराफेरी इस नाम से अनुवादित किया गया है। इस किताब पर अंग्रेजी में सीरियल भी बन चुकी है। इसका सारांश भी हमारी वेबसाइट सारांश बुक ब्लॉग पर उपलब्ध है, उसे भी एक बार ज़रूर पढ़िएगा। उनके द्वारा लिखित किताबें पढ़कर तो हम उनके फ़ैन ही हो गए। वैसे हमें बहुत कम लेखकों की किताबें और भाषा शैली पसंद आती है। लेखक जब जेल में सज़ा काट रहे थे तब उन्हें 5 अलग अलग जेलों में रहना पड़ा। ऐसे में उन्हें विभिन्न प्रकार के लोग मिले। उन सब की अपनी अलग कहानी थी। अब चूंकि लेखक थे, इसलिए उन्हें इन लोगों की कहानियों में इंटरेस्ट जागा तो उन्होंने वह जान ली। उनकी एक आदत थी, वह रोज़ डायरी लिखा करते, पर इसमें से बहुत सी कहानियाँ उन्होंने अपने डायरी में नहीं लिखी। ऐसी कहानियाँ जो किताब में भी सम्मिलित है, उन्होंने स्टार मार्क से दर्शाई है। ऐसी 9 कथाएँ इसमें शामिल है। इनमें से हर एक कहानी वास्तव में घटित हुई है। हालांकि लेखक ने इसमें थोड़ा मिर्च मसाला लगाकर इन्हें मनोरंजक बनाया है। सिर्फ एक ही कहानी में कैदी का नाम असली है। वह कहानी कौन सी है वह यहाँ नहीं बताया है। बाकी सारी कहानियों में कैदियों के नाम काल्पनिक है। इनमें से 3 कथाएं ऐसी है जो उन्हें जेल से बाहर आकर पता चली। उसमें से पहली है अ ग्रीक ट्रेजेडी एथेंस में, दूसरी है द विजडम का सोलोमन लंदन में, तो इन द आई ऑफ बिहोल्डर रोम में पता चली। एक कहानी भारत देश के मुंबई शहर की भी सम्मिलित की गई है। प्रत्येक कहानी का नायक एक कैदी है, पर जरूरी नहीं कि वह गुनहगार प्रवृत्ति का ही हो। लंदन में कैदियों का जीवन कैसा रहता है, अच्छे बर्ताव के कारण उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती है, यह भी आप यहाँ पढ़ पाओगे। कुल 12 कहानियाँ इस किताब में शामिल है। प्रस्तुत किताब के लेखक है जेफरी आर्चर, अनुवाद किया है लीना सोहोनी, इन्होंने प्रकाशक है मेहता पब्लिशिंग हाउस। पृष्ठ संख्या है 229, उपलब्ध है अमेज़न और किंडल पर। आइए अब देखते हैं इस किताब का सारांश। मेस्ट्रो कहानी में मारियो नाम का एक इटालियन बिजनेसमैन है। उसका होटल लंदन में है, जो महंगी जगहों में से एक है। मारियो के रेस्टोरेंट की एक खास बात है, उसके यहाँ कभी भी बिल क्रेडिट कार्ड से स्वीकार नहीं किए जाते, सिर्फ चेक कैश अकाउंट पे इस माध्यम से ही लिया जाता है। अब इसका रहस्य आपको कहानी में आगे पता चलेगा। मारियो के रेस्टोरेंट के बाहर फरारी गाड़ी खड़ी रहती है। लोगों का ऐसा भी मानना है कि मोंटे कार्लो में उसके पास प्राइवेट क्रूज है। उसके बच्चे टोनी, मारिया, रोबर्टो, चिल्टनहैम और समरफील्ड यहाँ पढ़ते हैं, जहाँ सारे अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। मारियो की फैमिली ओपेरा भी वेर्डी और पुसिनी जैसे इटालियन कलाकारों का ही देखते हैं। वह भी सेपरेट रिजर्व बूथ में बैठकर। वह सामान्य लोगों जैसे कभी भी लाइन में लगकर टिकट नहीं लेते। अब ऐसे इस मारियो ने ऐसा कौन सा गुनाह किया होगा जो उसे जेल की हवा खानी पड़ी। इसकी असल कहानी मारियो के रेस्टोरेंट में ही छिपी है। मारियो की असलियत मिस्टर कार्टराइट ने सामने लाई। कार्टराइट यह इनलैंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर थे। एक तो वह कभी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते ही नहीं थे, पर एक बार गए तो मारियो गाम्बोटी के केस में उनका इंटरेस्ट जागा। उनके अनुसार मारियो गाम्बोटी अपनी साल की कमाई इतनी कम दिखाते थे कि उतनी कमाई में इतने ऐशो आराम से रहना कार्टराइट की आंखों में खटक रहा था। इसलिए उन्होंने मारियो के सारे हिसाब किताब की फाइलों का बारीकी से अध्ययन किया। उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगा, फिर भी उन्हें लगा कि वह सरकार से टैक्स की चोरी करता है। मिस्टर कार्टराइट ने अपने निरीक्षण में पाया कि उसके होटल में पूरे 39 टेबल है और लगभग 120 टेबल क्लॉथ है। जैसे ही एक ग्राहक उठता है, तुरंत 3 वेटर वहाँ का टेबल क्लॉथ बदल देते हैं। इस हिसाब से उसके होटल में लगभग 500 लोग रोज खाना खाते हैं। इसमें से आधे लोग कैश में ही पेमेंट करते हैं। यह बात सबूत के साथ सिद्ध करना मुश्किल है। मारियो एक ही मेनू को दोपहर को सस्ता बेचता और रात को महंगा। इस हिसाब से हर ग्राहक से 25 से 40 पाउंड वह अपने पास रख लेता था। इसका मतलब हर हफ्ते मारियो के होटल में 3000 लोग खाना खाते थे। इस पर वह 90,000 पाउंड पैसे कमाता था। अब कार्टराइट ने उस पर नज़र रखना शुरू की। उसने लॉन्ड्री की गाड़ी देखी, वहाँ जाकर टेबल क्लॉथ की गिनती की और सारा हिसाब किताब जोड़कर मारियो को जेल की हवा खिला दी। आपको क्या लगता है, इतना सब होने के बाद मारियो सुधर गया होगा? नहीं, उसने टेबल क्लॉथ धोने के लिए दूसरा रास्ता अपनाया। वह कौन सा है यह आप किताब में ही जान लीजिएगा। डोंट ड्रिंक द वाटर, यह कहानी तो आप ज़रूर ही पढ़िएगा। यह कहानी लेखक को रूस के एक मंत्री के ड्राइवर कार्ल ने बताई थी।
कहानी के अनुसार ऐसा कहा जाता था कि रूस का लोकल पानी दूषित है, उसे कभी भी नहीं पीना चाहिए। वहाँ सिर्फ मिनरल पानी ही पिया जाता है। इसी का फायदा लंदन में रहने वाले एक बिजनेसमैन ने उठाया। उसने वहाँ एक खून किया, उसे इसका नतीजा भी भुगतना पड़ा। आखिर बुरे काम का बुरा नतीजा ही तो निकलेगा। यह कहानी है रिचर्ड बांसले उर्फ डिक की। वह रशियन लोगों के साथ सौदा करने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग आया हुआ था। तभी उसे उसके 5 स्टार होटल में दूषित पानी की यह बात पता चली। वह वहां से लंदन वापस आया तो अचानक उसे उसके पत्नी के ड्रॉवर में डाइवोर्स के पेपर दिखे। यह देखकर तो वह चकित हुआ। उसके पत्नी ने उसको इसकी कोई आइडिया ही नहीं दी थी। डिक अपने वकील से मिला। उसने उसको उसके पत्नी को कुछ न बताने की सलाह दी। डिक का एक बहुत बड़ा सौदा रशियन लोगों के साथ हो गया था। उसकी फाइनल अपॉइंटमेंट के लिए उसे रशिया जाना था। अब की बार उसकी पत्नी भी उसके साथ आना चाहती थी, जबकि पिछले कई सालों से वह उसके साथ नहीं आई थी। अब की बार वह इसलिए आना चाहती थी कि सौदे की रकम को वह अपनी आंखों से देख सके। बाद में उसमें से आधी वह तलाक के वक्त मांग सके। डिक के लिए यह रकम बहुत ही बड़ी थी, अतः उसने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने का निर्णय लिया। इसकी शुरुआत उसने होटल रूम में पहुंचते बराबर ही की। उसने मिनरल वाटर की जगह बेसिन का दूषित पानी भरा। वही पानी उसने अपनी पत्नी को बार बार पिलाया। घूमने जाते वक्त भी आखिर उस पर इसका असर होना शुरू हुआ। होटल के मैनेजर ने और खुद उसकी पत्नी ने उसे डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा, लेकिन उसने झूठ बोलकर, बहाने बनाकर स्थिति को हैंडल कर लिया। जिस मीटिंग के लिए वह आया हुआ था, उस मीटिंग का वक्त हुआ तो रूस मंत्री चेनकोव, उनका ड्राइवर कार्ल और अन्य कुछ लोग डिक को लेने उसके होटल पहुंचे। वक्त भी हो गया पर वह नहीं आया। आखिर यह लोग ही उसके कमरे में पहुंचे तो गेस व्हाट, इन लोगों ने क्या देखा होगा। होटल के डॉक्टर ने डिक और उसकी पत्नी को जांचा और कहा कि मैडम तो आधी रात में ही चल बसी, पर सर ने शायद उनके प्राण अभी अभी त्यागे। अगर यह रात को ही मुझे बुला लेते तो शायद मैं इन्हें बचा पाता। डॉक्टर के अनुसार डिक को यह पता ही नहीं था कि दूषित पानी पीने से साइबेरियस रोग होता है। यह रोग जिस व्यक्ति को हो जाए, उसके संपर्क में रहने वाले व्यक्ति को भी यह रोग जकड़ लेता है। इसीलिए शायद डिक को भी मरना पड़ा। वह कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वही एक दिन उसमें गिरता है। डिक पर यह कहावत सटीक बैठी। जिन पैसों के लिए उसने यह किया, वह अब कभी उसके पास आएंगे ही नहीं। वह उसका उपयोग कभी कर ही नहीं पाएगा। कहानी यह बात सिखाती है कि जिंदगी बहुत अनमोल है, उसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें। नो वॉट आई मीन, यह एक लॉरी ड्राइवर की कहानी है जिसका नाम डग है। अपनी लॉरी के माध्यम से उसने पहली बार तस्करी की। इससे उसको बहुत ज़्यादा पैसा मिला, वह भी कैश में। अब वह अमीरों जैसे रहने लगा था। खुद के लिए एक आलीशान घर देखते हुए उसकी मुलाकात प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में काम करने वाली सैली से हुई। कुछ ही दिनों में उन्होंने शादी कर ली। डग के तस्करी के पैसों के कारण उनके व्यवसाय और खर्च का तालमेल कहीं बैठ ही नहीं रहा था। यह बात कस्टम ऑफिसर मार्क केनन के ध्यान में आई। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और डग को रंगे हाथ पकड़ा। डग का यह पहला ही अपराध था। अब तो सैली भी मां बनने वाली थी, इसीलिए जज ने उस पर दया करके 4 साल की सजा सुनाई। बेचारी सैली को अब खुद को भी संभालना था और अपनी बच्ची को भी। उसने अपनी नौकरी भी पकड़े रखी और डग की मर्सिडीज लॉरी भी किराए पर चढ़ा दी। जेल में रहते हुए डग ने अमेरिकन मेड लेफ्ट हैंड ड्राइव महाकाय लॉरी बेचने का विज्ञापन देखा। उसने सैली द्वारा यह गाड़ी खरीदवाई। डग ने कहा था कि पुरानी मर्सिडीज गाड़ी बेचकर वह नई गाड़ी खरीदे, पर सैली ने उसे ना बेचते हुए ही यह गाड़ी भी खरीदी। अब डग स्लीफोर्ड से तो मार्सेल तक लॉरी चलाता था। यह देखकर केनन को डग पर फिर से संदेह हुआ। केनन का अब तक प्रमोशन हो चुका था। उसने बहुत बार डग को पकड़ा, परंतु लॉरी में केले के अलावा कुछ नहीं मिला। फिर भी केनन का संदेह बरकरार था। इधर बेचारी सैली दोनों लॉरियों का हिसाब किताब नियम कायदे का पालन करके टैक्स भर के बराबर रखती थी। ऐसे ही एक दिन डग गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहा था। पीछे वाली गाड़ी में बैठे इंसान को लगा कि अभी बहुत टाइम लगेगा, पर थोड़ी ही देर में पेट्रोल भरकर हो गया। यह देखकर तो उसे आश्चर्य हुआ। इत्तेफाक से वह ऑफिसर केनन ही था। उसने दूसरी बार डग को तस्करी करते हुए पकड़ा। वह पेट्रोल भरने वाली टंकियों में तस्करी का सामान रखता था। इस बार डग को 6 साल की सजा हुई। इस बार सैली दूसरी बार मां बनने वाली थी। अब आप कहेंगे कि हम डग के साथ साथ सैली की भी कहानी क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि सैली के बगैर डग की कहानी अधूरी है। कैसे, इसका जवाब आपको इसके उत्तरार्ध में मिल जाएगा। डग हर बार सैली को विश्वास में लेकर कहता था कि वह ऐसा दोबारा नहीं करेगा, पर वह वही करता जो वह करना चाहता था। खैर, सैली को उसके पगार के साथ साथ
2 लॉरियों का किराया भी मिलता था। लॉरी को रखने वाले खेत को भी उसने लॉरी पार्क के खर्चे में दिखाकर टैक्स में सहूलियत पा ली थी। वक्त के साथ सैली ने प्राइवेट कंपनी भी शुरू की। उसके कंपनी में लॉरियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही थी। डक छूट कर आया, उससे फिर से वही आदमी मिला जिसने उसे तस्करी करने के लिए कहा। डक फिर से इस काम में लग गया। केनन अब एंटी स्मगलिंग ऑफिसर बन गया था। वह लॉ एनफोर्समेंट एंड यूनिट में काम करता था। उसकी नज़र अभी तक डक पर थी। उसने तीसरी बार डक को रंगे हाथ पकड़ा। उसे इस बार 8 साल की सज़ा हुई। अब की बार उसके छूटने तक उसकी बेटियां बड़ी हो गई थी। वह अपनी माँ को बिजनेस में मदद करने लगी थी। सैली भी डक के स्वभाव से परिचित हो गई थी, इसीलिए अब उसने उसे रिटायरमेंट दे दिया। वह गोल्फ खेलता और टाइम पास करता। हाँ, कभी कभी यह दिनों उसे अपने साथ ज़रूर ले जाते। यह बात लेखक को तब पता चली जब वह एक समारोह में मिले। कहानी पढ़कर ऐसे लगता है कि किसी किसी का काम न करना ही अच्छा होता है, या फिर कोई सब कुछ अच्छा होते हुए भी अपनी बुरी आदतें छोड़ ही नहीं सकते, जैसे कि डग। इट कांट बी अक्टूबर ऑलरेडी एक भिखारी की कहानी है जो ठंडियाँ शुरू होते ही कुछ ना कुछ गुनाह करके जेल में शरण लेता था। जेल के हर एक स्टाफ को यह बात पता थी। जब वह जेल में आता तो सबको ध्यान में आता कि अक्टूबर शुरू हो चुका है। द रेड किंग एंटीक वस्तु चुराने वाले चोर की कहानी है। ऐसे ही उनकी बाकी कहानियां हैं जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। जैसे कि हमने बताया, लेखक मास्टर स्टोरी टेलर है। इसी के तहत उनकी कथाएं ट्विस्ट, जीवंत व्यक्ति चरित्र, अविश्वसनीय टर्न, मनोरंजन से भरपूर होती है। उनकी यह किताब भी पठनीय है। ज़रूर पढ़िएगा। उनके द्वारा वर्णित असली अनुभवों को। तब तक पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए। मिलते हैं और एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।